दोस्तों नमस्कार। बोलो तो सब सुनेंगे। हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में हम आपका बहुत-बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे सेहत की और जब सेहत की बात आती है, तो कुछ जाने-माने डॉक्टर्स हमारे नज़रों के सामने आते हैं और जब हम मधुर बीमारी बीमारी नहीं, अवस्था के बारे में जब हम बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी की एक ऐसी अवस्था जिसमें मधुमेह ये बीमारी होती है, तो उसका क्या इलाज हो सकता है, ये बीमारी क्या है? ये बीमारी नहीं, ये अवस्था क्या है? इसके बारे में आज हमसे बात करने के लिए आए हैं नागपुर के जाने-माने मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील गुप्ता। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको बहुत-बहुत बधाई। आरएसएसडीआर जिसका फुल फॉर्म आप बताएँगे लोगों को, उसके आप प्रेसिडेंट कल ही निर्वाचित हुए हैं, इसलिए हमारे सभी की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई हम देते हैं। धन्यवाद मैडम। और अब दूसरी बात श्रोताओं को बताएँगे कि जब भी हम मधुमेह को बीमारी मैं कहती हूँ, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले टोकते हैं कि ये बीमारी नहीं है, ये एक अवस्था है, जी, राइट? जी, तो ये मधुर-मधुर अवस्था ये आजकल हम देखते हैं कि हर तीसरे या चौथे व्यक्ति को ये दिखाई देती है। जी। इसका कारण क्या है? श्रद्धा जी, सबसे पहले तो हम हमारे श्रोताओं को ये बता दें कि यह जो अवस्था नाम की शब्द है, ये हाँ, बार-बार क्यों यूज़ हो रहा है? हाँ। और मेरे जैसा व्यक्ति क्यों हमेशा ऑब्जेक्शन ले लेता है आपको कि जी, अवस्था है? जी। मधुमेह एक ऐसी अवस्था है जो एक बार शुरू हुई तो जीवन भर आपके साथ रहने वाली है। हुँ, और जो चीज़ जीवन भर आपके साथ रहने वाली है, बारिंग फ्यू पीपल, आप मुझसे डिबेट कर सकते हैं कि कुछ-कुछ ऐसी हुँ, चीज़ें भी होती हैं, कुछ-कुछ ऐसे 2-3% लोग होते हैं जो नॉर्मल भी हो सकते हैं, हुँ, परंतु मेजॉरिटी ऑफ देम यदि हमें मधुमेह रहा तो वो साथ में रहता है। हुँ। तो जब कोई अवस्था या कोई चीज़ हमारे साथ में रहती है, तो उसको यदि हमने बीमार बोल दिया, बीमारी बोल दिया, तो आप जीवन भर के लिए बीमार कहलाए जाते हैं। अब मुझे बताइए, जी। यदि आपको कोई बोले जीवन भर के लिए आप बीमार हो गए, आप हुँ। डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित हैं, ऐसा बोलना ज़्यादा अच्छा लगेगा या मुझे मधुमेह है, बड़े गर्व से कहना वो हाँ, ज़्यादा अच्छा और लगेगा? आप कहते भी हैं कि जब जी। मधुमेह हो गया तो हम आपकी लाइफ़ बहुत डिसिप्लिन हो जाती है। यस, सो जी। डायबिटीज बेसिकली इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हाँ, हाँ। आपकी लाइफ में अनुशासन जो आता है वो मधुमेह से आता है। जी। आप कल्पना कीजिए, जिसको मधुमेह नहीं है, हाँ, वह ना एक्सरसाइज करता है, ना ही डाइट की तरफ ध्यान देता है, ना ही वजन की तरफ ध्यान देता है, ना जीवन में कभी जाके ब्लड प्रेशर चेकअप करता है, जी, ना ही कोलेस्ट्रॉल चेकअप करता है, जी। ना ही डॉक्टर का चेहरा देखता है। दारू पीना है तो दारू भी पीता है, स्मोकिंग करना है तो स्मोकिंग भी करता है, ओह हो, और हो, जैसे हो! भी और तम्बाकू खाना है तम्बाकू भी खाता है, और जैसे ही डायबिटीज मालूम पड़ता है, आंखें एकदम खुल जाती है। अरे अब तो मधुमेह हो गया, अरे अपनी शुगर 300 हो गई। तो ये आप कोतवाल अपनी है? लाइफ में तो ये आप अपनी कोतवाल है मधुमेह कि हाँ, सब हाँ, बिल्कुल। अंकुश लगा देता है? अंकुश लगा देता है आपके आपके जीवन को। जो व्यक्ति जीवन भर कभी वॉकिंग के लिए नहीं निकला, जैसे ही डायबिटीज का नाम सुनता है, और यदि वह एक सेंसिबल व्यक्ति है, हुँ, सी ऑफ कोर्स हमारे ह्यूमन लाइफ में अलग-अलग तरह के लोग रह सकते हैं, पर मेजॉरिटी जो पर्सनालिटीज होती हैं, वह एक अनुशासन को पालने वाली होती हैं। हाँ, एक अनुशासित सामान्य होते व्यक्ति हैं। हुँ, अनुशासित होते हैं। तो यह जो अनुशासित व्यक्ति है, वो जैसे ही मालूम पड़ता है, वो बराबर एक्सरसाइज करने लगता है, हुँ। डायट कंट्रोल, "अरे मला नको दे आता, झालं. आता अभी नहीं खाता." गुप्ता सर ने मना किया है। श्रद्धा मैडम के पास गया था, उन्होंने भी बोला था, "नहीं, ये खाना अच्छा नहीं है।" जी। सो जैसे-जैसे डायबिटीज़ आता है, तो हमारे जीवन में एक अनुशासन आ जाता है। हुँ, पैदल रोज़ घूमना, खाने में परहेज़ रखना, वज़न ना बढ़ने देना, वज़न की तरफ ध्यान रखना, साल में 1 बार अपने पूरे ऑर्गन्स के चेक कराना। जी। हुँ, जिनको नहीं है, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ मैडम कि यदि आपको डायबिटीज़ है तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़। यदि आपको ईश्वर ने आके बोला कि अरे आपकी उम्र अभी 40 साल या 50 साल की हो गई, आपको कुछ ना कुछ तो लेना है, एक है डायबिटीज़, एक है किडनी का प्रॉब्लम, एक है एचआईवी का प्रॉब्लम है, एक है ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी, क्या लेंगे? एक भगवान तो ने लेना बोला है। तो। भगवान से पूछा तो मैं बोलता हूँ, कोई भी व्यक्ति यही बोलेगा, नहीं भैया डायबिटीज़ दे दो, मैं मैनेज कर लूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है जिसके लिए उपचार भी काफ़ी हद तक अवेलेबल अच्छे से अच्छे अच्छे से। तरह के हैं। जी, मैं अच्छा नहीं बोला, मैंने बोला अच्छे से अच्छे तरह के हैं, यानी बहुत हाई क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के उपचार उसमें अवेलेबल है। सिर्फ़ आपको एक लाइफ़ में अनुशासन में रहते हुए इसको कंट्रोल रखना है। और डॉक्टर मैं सुनील हमेशा गुप्ता बोलता हूँ, धरती पर है। 5 की जगह यदि 6वीं उँगली हो जाती है, हाँ, तो हम हमेशा उसको काट के फेंकते नहीं हैं।
उसको अपने साथ रखते हैं, उसको भी उतना ही सम्मान देते हैं। जी, आपके यदि 3 बच्चे हैं, आजकल पहले 2 बोलता था, अभी जब से कुछ सुनाई में आया है 3 बच्चे, तो मैंने बोला जब आपके यदि 3 बच्चे हैं, 3 में से 2 यदि अच्छे हैं और एक वीक है। थोड़ा-सा बिगड़ भी गया हाँ, है, तो भी आप उसको सुधारने की कोशिश करते हो। तो जी, डायबिटीज़ भी आपका एक बच्चा है। जी। उसको आप उसका लालन-पालन, पोषण वैसा ही करें, जैसा आप एक अपने खुद के बच्चे का करते तो हैं। इस बच्चे से आपका परिचय कितने सालों का हो गया अब? श्रद्धा जी, मैं तो 1990 में एमडी हुआ, तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 35 ईयर्स से, 35 हाँ, इयर्स हाँ, का। एमडी यदि एमडी और एमडी आप बोलेंगे कि रेसिडेंसी, क्योंकि हम तो एमबीबीएस एमडी में एडमिशन लेते से ही डायबिटीज देखना शुरू बिल्कुल, कर बिल्कुल, देते हैं, बिल्कुल, हाँ। तो वो तो 87 से हो तो गया, सर तो करीब शुरू से ही 37। आपको ऐसा लगा था कि मैं डायबिटीज़ इसी क्षेत्र में जाऊँगा? शुरू से एक अंदर से एक कुछ था कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर काम करने के लिए बहुत कुछ है। ज़रूरत है। एक परसेप्शन आज से 35 साल पहले भी आ रहा था कि यह लाइफ़स्टाइल, जैसे-जैसे हमारा देश 1982 सबसे बड़ा कल्प्रिट है। कैसे? 1982 में एशियाड 82 हुआ था। हाँ, एशियाड हुआ था और तब टीवी आया था तब नागपुर टीवी में। पहली बार भारत देश में प्रवेश किया था, नागपुर जी। से बढ़िया। और हमने भी गाँव-गाँव में, देखा था वो हाँ, एशियाड टीवी एशियाड पर। हाँ, 82। हाँ। और वहाँ से हमारी लाइफ़स्टाइल में जब फिज़िकल इनएक्टिविटी शुरू हुई, जब हमने टीवी देखा, पहले सबसे पहले टीवी आया और उसके हाँ, बाद बाकी सब गैजेट्स एक-एक करके आए। और अब देखेंगे कि पिछले 20 से 30 सालों में तो इस तरह की स्थिति हो गई है कि आप गुलाम हो गए हम। खाने के हुँ, लिए भी आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। एवरीथिंग इज़, यानी चाहे वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना हो, चाहे वो बर्तन मांजने के लिए सही बात है। वो भी आजकल नहीं होती है। पहले हम एक ज़माने में मैं खुद हमारे चक्की हाथ पीसते। से चक्की पीसते थे, हाँ, आटा घर में बनता था। उसके अलावा मठा हम लोग तैयार करते थे, छाछ तैयार हाँ, करते थे हाँ। इससे। बिलोते थे उसको। हाँ, अपने घर में तो मक्खन सर घर में यहाँ पे बनता ये था। पूछ लेती हूँ ये कि सब, कहाँ से हैं आप? मैडम मेरा ओरिजिन जो है ना, हाँ, वो है शाहपुर करके एक छोटा-सा गाँव है, जी। बैतूल जिले का। अच्छा। बैतूल और इटारसी के बीच में भोपाल रोड पर हुँ, मध्य प्रदेश में एक छोटा-सा गाँव है, छोटी-सी बस्ती है। वहाँ से हमारी पूरी हुँ। परिवार वहाँ से बिलॉन्ग करता है। जी, मेरे पिताजी बालाघाट वारासिवनी में उनकी कर्मभूमि है, तो पढ़ाई मैंने पहली से 5वीं तक वारासिवनी जो बालाघाट जिले में है, जी, वहाँ की। वहाँ से करी है। बचपना मेरा शाहपुर में बीता है और उसके बाद 6वीं से फिर मैं नागपुर में सेंट जॉन्स हाई स्कूल में आकर वहाँ हाँ, 6वीं में भर्ती हुआ जी। और बस वहाँ से मेरी लाइफ शुरू हुई। फिर 6th ऑनवर्ड्स आई एम हियर इन तो नागपुर। 35 साल हो गए हैं और जिसमें अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी, जो कल चुने गए। उसके बारे में थोड़ा-सा हमारे सुनने वालों को बताइए? यह जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया, जी, आरएसएसडीआई। यह विश्व की सेकंड नंबर की ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियंस और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मेंबर्स हैं। हुँ, द फर्स्ट बॉडी इज अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, पर उसमें नॉन मेडिकोज भी है, जी, इसमें नॉन मेडिकोज नहीं है। जी, तो नंबर वाइज हम उनसे शायद डॉक्टर्स के पॉपुलेशन में ज़्यादा होंगे, परंतु जब वो पूरी बॉडी मानी जाती है तो वो नंबर 1 मानी जाती हुँ, है। हमारी बॉडी में करीब-करीब 12.5 से 13,000 हुँ, मेंबर्स हैं और यह आज की तारीख में द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी इन डायबिटीज़ केयर इन एशिया। जी, क्योंकि बाकी आजू-बाजू की कंट्रीज़ में देखें तो आरएसडीआई स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इसके जो इलेक्शन होते हैं यह हर 3-3 साल में होते हैं, पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हर साल होते हैं। जी। सो आई हैव बीन इलेक्टेड एज़ अ प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ दिस बॉडी व्हिच इज़ वेरी प्रेस्टिजियस। और नॉमिनेटेड नहीं है मैडम, ये इलेक्शन के थ्रू हुआ है, अच्छा तो लगा इसलिए होगा ना और आपको अच्छा लगता कॉलेज है। के दिन याद आए होंगे? कॉलेज के दिन, क्योंकि कॉलेज में भी मैं कल्चरल सेक्रेटरी रहा हुआ हूँ, हाँ, उस समय हाँ, भी जीत कर आया था। और जी, जब उस समय जीएफसी प्रेसिडेंट बनते थे, हाँ। गणपति गणेश फेस्टिवल, हाँ। फेस्टिवल के, जी, जी। जी, तो अब इतने साल आपके बीत चुके हैं। अब मैं यदि आपको पूछूँ डायबिटीज़ यानी क्या? यानी चूँकि आपसे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और ये इसके बेसिक जो है उसके बारे में जानते हैं। फिर भी सुनने वालों को हम बताना चाहेंगे तो मैडम और अब ये अवस्था कब निर्माण होती है? देखिए ऐसा है हुँ, कि मधुमेह जो होता है इसके 2 मेन कारण हैं। एक तो अलग-अलग प्रकार के मधुमेह होते हैं, उस पर हम बाद में जाएँगे। हम सभी लोगों को मालूम हो कि हमारे पेट में एक ग्रंथि होती है जिसको हम लोग जी। हुँ, पैनक्रियाज़ बोलते हैं। हाँ, इसे हिंदी में स्वादुपिंड बोला जाता है। स्वादुपिंड। हाँ, हुँ, पैनक्रियाज़ में इंसुलिन बनाने वाली कुछ कोशिकाएँ होती हैं, सेल्स होते हैं, जिनको हम लोग बीटा सेल्स बोलते हैं। हुँ, उसमें अल्फा सेल होते हैं, जो ग्लूकागॉन बनाते हैं, जो हमारे शुगर को बढ़ाते हैं पैनक्रियाज़ में। हाँ, दूसरे बीटा सेल होते हैं,
जो कि हमारे शरीर में इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन हमारे शरीर के शुगर को कम करता है। हाँ, तो ये अल्फा सेल और बीटा सेल जो हैं, ये हमारे शुगर को मेंटेन करते हैं। जब भी आप खाली पेट रहते हैं, आपने नवरात्रा का उपवास कर लिया, आपने दिन भर से कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पर बैठे हैं, तो आपका ग्लूकेगॉन बढ़ जाएगा, इंसुलिन एकदम से कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। आपने आज दिवाली का दिन है, आज राखी का दिन है, आपने खूब सारी मिठाई खा ली, हाँ, इंसुलिन बढ़ जाएगा और ग्लूकेगॉन कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। तो ये जो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन है, ये दोनों हार्मोन आपके पैनक्रियास के हार्मोन है, वो आपके शुगर को हमेशा 24 घंटे कंट्रोल में रखते रखते हैं, हैं। जी। That's called as glucose homeostasis. It's हाँ, called as glucose homeostasis, होमियोस्टेसिस। that keeping a blood glucose at a normal level through the interplay of these two hormones. Now आप कल्पना कीजिए कि किसी कारण से आपके बीटा सेल खराब हो गए, खराब या हो गए। आधे खराब हो गए, या हुँ, पूरे खराब हो गए, तो क्या होगा? आपका इंसुलिन बनना कम हो जाएगा। और जी। एक चोर ये चीज याद रखिए, इंसुलिन ही आपके बॉडी में एक ऐसा हार्मोन है जो आपके शुगर को कम करता है। ओके। बाकी जितने हार्मोन है, चाहे आप थायराइड हार्मोन आपने नाम सुना होगा, कॉर्टिसोल सुना होगा, ग्रोथ हार्मोन सुना होगा, एसीटीएच, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो आप सुने होंगे, ये सभी शुगर को बढ़ाते हैं, एक्सेप्ट इंसुलिन हार्मोन जो आपके शुगर को कम कम करता है। करता है। आपने सपोज खाना खाया, आज आपने बैठ के 2 रोटी और चावल खाया, या आपने 1 कप चाय पी ली। अल्टीमेटली जैसे ही आप पहला घूंट लेते हैं या पहला निवाला खाते हैं, जी, आपके टंग में ही कुछ टेस्ट बड्स होते हैं और सेंसर्स लगे रहते हैं। वो सेंसर्स आपके स्टमक को मैसेज देते हैं, आपके स्टमक को मैसेज जाता है कि निवाला आया, पेनक्रियास को मैसेज जाता है कि निवाला आया, और पेनक्रियास से ब्रेन को मैसेज जाता है कि निवाला आया मुंह में। हो। और जैसे ही ब्रेन को मैसेज जाता है कि अरे इन्होंने चाय का एक घूंट पिया है, ब्रेन वहां से एक मैसेज देता है अपने पेनक्रियास को कि देखो चाय आ रही है, हाँ, आप अपना इंसुलिन बनाना शुरू करो। शुरू करो। तो यह जो हम जो खाना खाते हैं, ये खाना हमने खाने के बाद इसका होता है तैयार ग्लूकोज। जी। ग्लूकोज तैयार होता है, मेटाबॉलिज्म उसकी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिससे जी, ग्लूकोज जी, तैयार जी, होता है। जी। और ग्लूकोज से आपको ऊर्जा मिलती है। हुँ, थोड़ा हम ये भी समझ ले मैडम कि ग्लूकोज से बिल्कुल, ऊर्जा बिल्कुल। कैसे हाँ, बनती है हाँ, ना? हाँ। आपने खाना खाया, ग्लूकोज तैयार हुआ, इधर जैसे ही ग्लूकोज तैयार हुआ, इधर से इंसुलिन बनना भी शुरू हो जाता अपना चालू हो गया, और ये ग्लूकोज और इंसुलिन साथ-साथ में अपना साथ में सफ़र चलते सफ़र हैं। तय हाँ, करते हैं। सफर तय है। अब इसमें क्या होता है, इंसुलिन तभी काम करता है, ये ग्लूकोज से अभी हमको ऊर्जा मिलती है। हम हाँ, खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमको ऊर्जा चाहिए। हाँ, तो ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। पड़ती है। ओके। यानी ऊर्जा ग्लूकोज की से, उत्पत्ति के लिए हाँ, ग्लूकोज इंसुलिन, से इंसुलिन चाहिए। हाँ, तो इधर आपने ग्लूकोज खाया, हाँ, ग्लूकोज आपके ब्लड में जा रहा है, हाँ, इधर से इंसुलिन आपके ब्लड में जा रहा है। हाँ, तो आप कल्पना कीजिए कि एक ट्रक है, हाँ, वो ट्रक हमारा यदि इंसुलिन है, हाँ। तो ग्लूकोज उस ट्रक में बैठ के कोशिका तक जाएगा, ओके। हुँ, सेल्स तक जाएगा। एनर्जी हुँ। तो सेल में होगी, ब्लड में नहीं होगी। हाँ, हाँ। इट विल बी इनसाइड द टिश्यू, इनसाइड द हुँ, सेल। तो ग्लूकोज गया, सेल के अंदर गया, सेल के अंदर का जो ताला है वो इंसुलिन खोलेगा। इंसुलिन खोलता है। इंसुलिन खोलेगा, तभी आपका ग्लूकोज अंदर जाएगा। दूसरी चीज, जब इंसुलिन बीटा सेल से आता है तो इंसुलिन रिसेप्टर को मिलता है। हुँ, इंसुलिन रिसेप्टर को मिलता रिसेप्टर है। को मिलता है। हुँ, इंसुलिन यदि रिसेप्टर को नहीं मिलेगा तो इंसुलिन भी आगे नहीं बढ़ेगा। जी। तो इंसुलिन रिसेप्टर आपके पूरे शरीर में होते हैं, आपके मसल्स में होते हैं, आपके फैट में होते हैं, आपके लीवर में होते हैं, पूरे शरीर में होते हैं। तो जब इंसुलिन निकल के आता है तो पहले इंसुलिन रिसेप्टर पे बैठता है, रिसेप्टर के साथ बैठ के वो ग्लूकोज के साथ साथ आगे बढ़ता है, हुँ, सेल में जाता है, सेल के वहां जाके ताला खोलेगा, तब ग्लूकोज अंदर जाएगा। प्रवेश और एक करेगा। और चीज, ग्लूकोज प्रवेश करने के समय भी वहां अंदर फिर से उसको एक और रिसेप्टर मिलता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बोलते हैं उसको। क्या बोलते अच्छा, हैं? ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ग्लूकोज उस ट्रांसपोर्टर पे बैठेगा और फिर जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, जहां पर हमारी ऊर्जा तैयार होगी। हुँ, तो आप कोराडी प्लांट का आप उदाहरण आ सकता है। उदाहरण दे सकते हो कि आपका माइन से कोयला निकला हाँ, और वो निकल के पहले ट्रक में गया, ट्रक में जाके वहां दरवाजा खोला गया फैक्ट्री का, हाँ, उसके अंदर कोयला गया,
अब कोयला को यदि अपने को भट्टी में डालना जी, है जी, जी। तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही हाँ, आपने ट्रांसपोर्टर से उधर डाला, हाँ, फिर उसका ऊर्जा तैयार होगी। जी, अब हमने शुरुआत करी थी कि डायबिटीज होता कैसे है, हाँ, यहीं से शुरुआत करी हाँ। थी। अब ये और मल्टीपल जो आजकल बहुत दिखाई दे रहा है, हाँ, वो नहीं क्यों? इतना ही नहीं, तो ये जो हुँ, मल्टीपल स्टेप्स मैंने आपको बताई, वहां पर हाँ, जहां भी गड़बड़ आई वहां पर होगा। पहला स्टेप कि इंसुलिन आपका बराबर बन ही नहीं रहा है जितना चाहिए आपको। सपोज सफिशिएंट नहीं है। हाँ, जैसे जैसे हुँ, हम बोले कि 1 यूनिट पर केजी बॉडी वेट लगता है। आज यदि हाँ, मेरा वजन 70-75 किलो है, तो मैंने 24 घंटे में 75 यूनिट इंसुलिन मेरे बीटा सेल से बनना चाहिए। हुँ, तो वो 24 घंटे अपना काम जब भी करेंगे। जरूरत पड़े निकालेगा, कभी जाके ज्यादा भी बनेगा, कभी कम भी बनेगा, पर उतना हुँ, काम हुँ, हो कर लेगा हुँ, हुँ, और मेंटेन कर लेगा। लाइक ऑटोनॉमस सिस्टम। आपने ऊपर टेरेस पर आपका पानी की टंकी है, हाँ, भर गई तो अपने आप बंद हो गया, और खाली है तो अपने आप चालू हो गया। तो हाँ, ये हमारा नॉर्मल सिस्टम हो गया। जी, तो पर यदि बीटा सेल खराब हो गए तो इंसुलिन कम बनेगा। दूसरी चीज, इंसुलिन है पर इंसुलिन रिसेप्टर ही नहीं है, अच्छा, रिसेप्टर सफिशिएंट नहीं है। हुँ, जैसे जैसे आपका वजन बढ़ता है, हमारे रिसेप्टर अपना काम करना बंद कर देते कम हैं। कर देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन है पर काम नहीं नहीं कर रहा कर है। रहा। मैं हुँ, हमेशा लोगों को समझाता हूँ, कहीं और भी मुझे आप कहीं हाँ, ना कहीं सुन लोगे इस टॉपिक हुँ, पर। और ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, बहुत ही आप्ट एग्जाम्पल है कि आपने लौंगी मिर्ची देखी और शिमला मिर्ची देखी है। हाँ, जब ईश्वर ने हमको इस विश्व में बनाकर भेजा, हुँ, तो हमारा पेनक्रियाज और हमारे जो रिसेप्टर हैं वो लौंगी मिर्ची जैसे सेंसिटिव थे। हाँ, जैसे जैसे आपने खाना खाना शुरू किया और वजन बढ़ाना शुरू किया, आपका लौंगी मिर्ची शिमला शिमला मिर्ची मिर्ची बन गई। बन गई। और इसीलिए इंसुलिन के काम करने की क्षमता कम हो गई, क्योंकि रिसेप्टर ही एक्टिव नहीं है। यदि रिसेप्टर पैसिव हो गए जी, तो उसका तीव्रता कम हो गई, हाँ, और इसीलिए वो आपके काम नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंट। वापस जैसे आप शिमला मिर्ची से वापस कोशिश करोगे अपना वजन कम करने की, आपका जो अवेलेबल इंसुलिन है वो और अच्छे से काम करना शुरू शुरू करेगा। कर इसलिए देगा। मधुमेह बोलता है, डॉक्टर साहब पहले मैं वॉकिंग नहीं करता था, एक्सरसाइज नहीं करता था, वजन बढ़ा हुआ था। जब से मैंने वॉकिंग करना शुरू किया है, हाँ, तब से मेरा शुगर अच्छा कंट्रोल रहने लग गया है। इंसुलिन नहीं बढ़ा, इंसुलिन की काम करने की क्षमता क्षमता बढ़ बढ़ गई। गई। तो हुँ, ये जो रिसेप्टर सोए हुए हैं, ये जो शिमला मिर्ची वापस लौंगी मिर्ची बनना शुरू हो गई हाँ, जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। इसलिए आई ऑलवेज से हाँ, एक्सरसाइज इज द बेस्ट इंसुलिन सेंसिटाइजर इन द वर्ल्ड। हुँ, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए द बेस्ट जो दवा है वो है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज। दैट्स वन थिंग। आप तो तो बिल्कुल इस तरीके से एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, जी एंटरटेनमेंट जी बिल्कुल। एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़, एन एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज, तो ये हाँ, इम्पोर्टेंट आप लोग याद रखें। श्रोताओं को जरा-सा हाँ, जोड़ना पड़ेगा चार्ज ना करना हमको। हाँ, पड़ेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो एक वो चीज़ हो गई। हुँ, अब एक रिसेप्टर काम नहीं कर रहे, बीटा सेल काम नहीं कर रहे। दूसरा, आपके जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, हाँ, जिन्होंने ग्लूकोज को रिसीव किया सेल हाँ, के अंदर, हाँ, यदि वो भी पैसिव रहे हुँ, या वो एक्टिव नहीं रहे, तो ग्लूकोज रह के भी अंदर जाके भी काम नहीं करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वो भी और एक्सरसाइज़ से ठीक हो जाता है? वो भी एक्सरसाइज से ठीक होता है, कुछ दवाइयों से भी ठीक होते हैं। तो इस तरह से अलग-अलग एक होता है इंसुलिन डेफिशिएंसी हुँ, और एक होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाँ, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से टाइप 2 डायबिटीज होता है। टाइप अच्छा। 2 डायबिटीज होता अब है। आपने टाइप 2 बोला तो यहाँ पर 1 और 2 की भी बात हम लोग कर हाँ, हम लेते हैं। लोग कर लेते हैं। तो जी, ये होता है टाइप 2 डायबिटीज में। हुँ, टाइप 1 डायबिटीज थोड़ा-सा अलग होता है। टाइप 2 डायबिटीज के बारे में आपको बता दूं कि ये यूजुअली वयस्क लोगों को होता है। 20 साल और 30 साल के बाद ज़्यादा कॉमन होता है। 30 से 60-65 तक के बहुत कम होता है। हुँ, जैसी आपकी उम्र 65-70 की हो गई कि इसकी प्रेवलेंस थोड़ी-सी कम हो कम हो जाती है। जाती है। हुँ, परंतु आज की तारीख में भारत देश में 25 और 35 के बीच वाले बहुत सारे मधुमेही मिल रहे हैं, जिनकी टाइप 2 डायबिटीज़ 25 और 35 के बीच में इसके पीछे मालूम क्या है। कारण होगा? ये तो बड़ी युवावस्था है जब बहुत हाँ, अम, पहला कारण है मैडम आनुवंशिकता। जेन ज़ी आजकल शुरू है। अभी जेन ज़ी तो अभी हाँ, खैर दूसरा आया, परंतु वो अभी 2-4 दिन वाला है। हाँ, आनुवंशिकता सबसे पहले। हुँ, जी, यदि आपके माता-पिता को डायबिटीज़ जो हुआ है, यदि उनकी उम्र 50 साल की थी, तो आपको 10 साल पहले होने की संभावना है। यानी उनकी ये उम्र कैलकुलेशन है बिल्कुल ऐसा। कैलकुलेशन है हुँ, बिल्कुल। तो 50 में यदि हुआ है, तो आपको 40 में होने की, उनको 45 हुआ है, तो आपको 35 में होने की पर कभी-कभी संभावना है। ऐसा भी तो होता है कि माता-पिता को कुछ नहीं है और बच्चे को डायबिटीज़ हो गया। हाँ, वही हम बोल रहे हैं
तो हाँ। एक होता है एक्सरसाइज। टाइप 2 डायबिटीज है मल्टीफैक्टोरियल डिसीज। ओके। 70% लोगों को आनुवंशिकता रहेगी, हुँ। 30% लोगों को आनुवंशिकता का कोई, जो आपने नामो-निशान बताया नहीं कि होगा। नामो-निशान नहीं हुँ, रहेगा, कि हुँ, किसी को भी नहीं है, पर उन्होंने स्ट्रेस लिया। स्ट्रेस का भी फ़र्क पड़ता है, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, खाने-पीने की हमारी गलत आदतें, ये सभी चीज़ों के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ कॉमन होता है। हुँ। और जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है यूजुअली बच्चों में होता है, छोटे बच्चों का। छोटे बच्चों को। इसकी औसत आयु होती है 5 से 15 साल, हुँ। परंतु ये किसी भी उम्र में हो सकता है। मेरे पास 65 साल टाइप और 1 भी किसी भी समय। कोई भी उम्र में हो हुँ। सकता है, और टाइप 2 भी यंग एज में हो सकता है। तो डॉक्टर ऐसा है क्या कि उसे पहले यानी पहले से वो डायबिटीज़ रहा होगा टाइप 1 और आपको पता बहुत बाद में चला, मैडम ऐसा? अब ये तो बहुत आपने और ना अब मुझे स्टिमुलेट क्या बोलते, हाँ। छेड़ दिया हाँ, है। हाँ। देखिए, अभी कल की बात है, कल हाँ, भी नहीं, आज की ही बात है। हाँ। एक बच्ची को किसी ने बताया कि आप, एक बच्ची मेरे पास आई, उसकी उम्र थी 16 साल या 14 साल या 16 ओह साल, हो, हो! एंड शी वाज़ डायग्नोज़ कि उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है। अब आपको डायबिटीज़ हुआ है। तो मैंने बोला आपको डायबिटीज़, बोले हम, मेरे को डायबिटीज़ बताया गया है। तो पहले वो एक के पास गए, फिर दूसरे के पास गए, फिर दूसरे ने बोला इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो उनके यहाँ एडमिशन की सुविधा नहीं थी, तो वो बोले डॉक्टर साहब आपके यहाँ हम आ गए, वहाँ हाँ। एडमिट करके कर लेंगे। बोला ठीक है, यहाँ आ जाए। बोला बेटा ऐसा है कि तेरा HbA1c दिखा रहा ज़्यादा 10-11, हुँ। शुगर यहाँ दिखा रहा है 123, हाँ, दवाई अभी तुमने ली नहीं है, हाँ। तो मुझे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ये सचमुच टाइप 1 डायबिटीज़ है या नहीं है। ओके। ट्रेडिशनली हाँ, 20 साल से कम में किसी को भी हुआ तो टाइप 1 ठप्पा लगाया दिया जाता है। हाँ। परंतु आजकल हमारे देश में मोटापे के कारण, फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण और कुछ हद तक आनुवंशिकता के कारण यंग एज में 20 से कम के लोगों को भी टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है। हाँ। दैट इज कॉल्ड एज एडल्ट डिसीज इन चाइल्डहुड। ओके, ओके, ओके। हाँ, एडल्ट डिसीज इन इन चाइल्ड चाइल्डहुड। यानी जो टाइप 2 जो एडल्ट टाइप लोगों को 2 होता है, एडल्ट लोगों को टाइप होता 1 है वो बच्चों टाइप 1 को, बच्चों को टाइप 1 होता है, बच्चों को, पर पर एडल्ट लोग, वयस्क लोगों बच्चों की को भी बीमारी या एडल्ट वयस्क वाला। लोगों की अवस्था हुँ, यंग एज में हो रही है। तो वो हुँ, 16 साल की बच्ची को जब हमने उसका सी पेप्टाइड टेस्ट किया, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी मालूम होना चाहिए कि हाउ डू हाँ, यू डिफरेंशिएट बिटवीन हुँ, टाइप 1 वर्सेस टाइप 2। हाँ, तो जब हमने टाइप 1 सी पेप्टाइड किया, खाली पेट का सी पेप्टाइड किया। सी पेप्टाइड है ना, एक हार्मोन होता है जो इंसुलिन के साथ बीटा सेल के जैसा सिक्रीट होता है। हुँ, So basically, C-peptide is a hormone which is being co-secreted along with insulin from the beta cells. ओके, तो बीटा सेल से आप खाना खाने के बाद जब इंसुलिन निकालते हैं, साथ साथ में सी पेप्टाइड निकलता है, और सी पेप्टाइड आपका मेजर बताता है कि आपके शरीर में खुद का इंसुलिन कितना तैयार हो रहा है। तो ओके, हमने यदि सी पेप्टाइड का मेजरमेंट कर लिया, हाँ। तो हमको क्लियर समझ में आ जाता है कि आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो डॉक्टर साहब यहाँ तो एक सवाल है कि जो बच्चों वाला डायबिटीज़ रहता है उनका वो यानी उनका उनका इंसुलिन सी बनता ही नहीं पेप्टाइड, है। हाँ, उनमें बिल्कुल नहीं बनता है, तो उनका हाँ, सी पेप्टाइड एकदम लो आएगा। हुँ, जैसे नॉर्मल हम बोलते हैं सी पेप्टाइड 1.1 है, हाँ, तो वह सी पेप्टाइड इन बच्चों में हुँ, 0.6 के भी नीचे आ जाता है। जी, ओहो हो! तो इन लोगों को जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ता है, दिन में 4 उनके इंसुलिन के इंजेक्शंस 4 बार लेने पड़ते हैं। जी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और एक बार सोते समय, कभी-कभी 5-5 बार और 6-6 बार भी लेना पड़ता है, अच्छा, परंतु ये जीवन भर उनका इंसुलिन लेना पड़ता है। तो जब हमने उसका फास्टिंग सी पेप्टाइड किया तो नॉर्मल आ गया। तो बोला एक काम करते हैं, स्टिमुलेटेड सी पेप्टाइड भी करते हैं ना, नाश्ते के बाद वाला, हुँ, वो किया, वो भी नॉर्मल आ गया। एक गेट 65 करके एंटीबॉडी टेस्ट होता है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज इज ऑटो इम्यून डिसीज, यानी आपके खुद का इम्यून सिस्टम हुँ, आपके खुद के बीटा सेल को फॉरेन समझ के डिस्ट्रॉय कर देता है। डिड यू ओहो! गेट दिस? हुँ, सो टाइप 1 डायबिटीज में योर ओन बीटा सेल्स आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज ए फॉरेन फॉरेन सेल्स, यानी बाहर के हैं ऐसा हाँ, लगता है बाहर उसको। के, और उसको हाँ, डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट्स कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स। ओहो हो! ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स, और पूरी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उनको जीवन भर इंसुलिन लेना इंसुलिन पड़ता है। बनेगा, हाँ, बनेगा ही नहीं। तो टाइप 1 डायबिटीज बच्चों का, टाइप 2 डायबिटीज बड़ों का, पर आजकल बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल मैंने बताया, आपके यंग लोगों में भी टाइप 2 डायबिटीज मिल रहा है। और ये हुँ, बच्ची को एक्चुअली हमने गेट 65 एंटीबॉडी हमारा बताता है कि ऑटो इम्यून प्रोसेस चालू हुई चालू है है क्या? क्या? हाँ, तो वह भी नहीं था, वो भी नेगेटिव आ गया। तो तीनों टेस्ट जब उसके नेगेटिव आए तो मैंने उसको गोली चालू कर दिया। हुँ, उसके कल पे मधुमेह, उसके जितने पेरेंट्स थे, सब लोग थे, उनके जिस डॉक्टर ने भेजा था, दे वर सो हैप्पी हुँ, कि हमने कभी देखा ही नहीं, बोला कि 14 साल के बच्चे को भी आप गोली खिला रहे हो।
ओहो! हाँ, यूजुअली उनको इंसुलिन इंसुलिन ही दिया देते हैं। जाता है। हाँ, हाँ। तो इस तरह के केसेस आजकल यंग एज में मिल रहे हुँ, हैं। उसी तरह टाइप 1 डायबिटीज मेरे पास 70 साल के भी एक बाबूजी है, और एक 65-68 साल की एक लेडी आई थी रिसेंटली, उनको भी कीटोसिस आया था, और टाइप 1 जैसा उन्होंने बिहेव किया, उनको जीवन भर इंसुलिन लेना है। तो टाइप 1 डायबिटीज भी कोई भी उम्र में आ सकता है। टाइप 1 डायबिटीज 6 महीने से आज तक के पूरे विश्व में 6 महीने से एक छोटे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज नहीं देखा गया है। हुँ, तो ऐसा मान के चलते हैं कि 6 महीने के उम्र के बाद यदि होता है तो टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है, 6 महीने से कम की उम्र को नहीं नहीं होता है। होता है। वो हुँ, एक अलग डायबिटीज होता है, उसको हम लोग मोनोजेनिक डायबिटीज बोलते हैं, उसमें गोली चलती है। हुँ। आपने शायद 6 कभी सुना महीने के नहीं। पहले? यदि कोई 3 महीने के 2 महीने के बच्चे को यदि शुगर ज़्यादा निकलता है, हाँ। तो उसको जो डायबिटीज होता है वो गोली वाला डायबिटीज होता है। ओहो हो! तो हुँ, ये भी एक यूनिक चीज़ है जिसको हम लोग नियोनेटल डायबिटीज़ बोलते हैं और हुँ, मोनोजेनिक डायबिटीज़ बोलते हैं। हुँ। ख़ैर हम लोग उसमें नहीं जाते हैं। तो 6 महीने के बाद के बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, जो अच्छा। आगे चल के पूरा जीवन भर नहीं उनको सर, इंसुलिन आप लेना है। बोल रहे हैं कि 60 साल में, 70 साल में टाइप 1 डायबिटीज़ डिटेक्ट टाइप होता 1 है डायबिटीज़ भी होता है। हो सकता है। तो क्या उनको बचपन से था या फिर नहीं, उस वो समय ऑटो इम्यून प्रोसेस उस प्रोसेस समय आई। आई? ओके। अब हाँ, ऑटो इम्यून डिसीज़ तो कोई भी उम्र में हाँ, कभी हाँ। भी किसी को हो सकती है, तो हुँ, उनको उन लोगों को किसी कारण से ऑटो इम्यून डिसीज़ तभी आई। जी। एक और डायबिटीज़ होता है मैडम, आपको यदि हाँ, बोलेंगे तो। बोलिए ना। एक 1 एंड हाफ डायबिटीज़ होता है, डेढ़ डायबिटीज़। हाँ, वो 1 एंड हाफ एंड प्रेगनेंसी डायबिटीज़, ये हाँ, तो एक सूमो टाइप 1। डायबिटीज़ भी हाँ, मैंने सुना है। हाँ, टाइप 1 डायबिटीज़, हुँ, टाइप 2 डायबिटीज़, और हाँ, एक होता है 1 एंड हाफ डायबिटीज़। 1 हुँ, एंड हाफ डायबिटीज़ यानी शुरुआत में वो दिखेगा कि आपका गोली वाला डायबिटीज़ है। हाँ, यूजुअली वो आता है 25 और 40 के बीच में, यंग एडल्ट्स को आता है। यानी शुरुआत में आपको ऐसा लगता है। शुरुआत में जब मालूम पड़ा तो आपने कुछ नेक्स्ट कॉमन क्या होता है, हुँ, 25-30 साल का व्यक्ति आया, हुँ, शुगर निकली, हुँ, कोई भी कॉमन डॉक्टर उसको गोली लिख के दे देता है। जी, नो वन सस्पेक्ट कि इसको शायद टाइप 1 भी हो सकता है। हाँ, और जब वो गोली काम नहीं करती तब फिर 2-3 महीने बाद समझ में आता है, अरे इसको 1 गोली दे दिया, 2 गोलियाँ, 4 दे दिया, 6 दे दिया, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं आ रही है। तब फिर एकदम लोगों की बिजली चालू, क्या बोलते हैं, चालू हाँ, बे लगता है, लगता है हाँ, बटन चालू होती है, अरे शायद कुछ गड़बड़ है। फिर उसका हम लोग सी पेप्टाइड करते हैं तो वो थोड़ा लोअर साइड रहता है। उसका GAT65 पॉजिटिव आता है। ओके, जो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ है वो पॉजिटिव आती है, और फिर हमको उनको भी जीवन भर इंसुलिन देना देना पड़ता है। पड़ता ऐसे है। लोग यूजुअली 1 से 2 साल के अंदर गोली से इंसुलिन पर उनको जाना ही पड़ता है। दैट्स हुँ, कॉल्ड एज़ 1 एंड अ हाफ डायबिटीज़, हुँ, डेढ़ डायबिटीज़। हुँ, अदर नेम इज़ लाडा, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट। हुँ, तो ये हो गए 1, 2 हाँ, और 1 एंड अ हाफ। 1 एंड हाफ, अब हाँ, जैसे आपने बात किया, बात करते-करते आपने प्रेगनेंसी भी बोल दिया, तो हाँ, एक होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो टिपिकली प्रेगनेंसी में आता है और डिलीवरी के बाद निकल जाता है। और वो सर्वाइव भी होता है, आगे चलता है कभी-कभी? आउट ऑफ 100, हाँ, 85 नॉर्मल हो जाते हैं, हाँ, परंतु 15 लोगों को डिलीवरी के बाद भी वो चालू रह सच सकता है। हाँ, तो जी, जिसको, हाँ, ऐसे, और बाकी जो बचे हुए 85 है, हुँ, उनको हुँ, अगले 5 से 15 सालों में 50% ऑफ देम आल्सो बिकम फ्रैंक डायबिटीज़। ओहो हो! एंड दैट इज़ व्हाई जब हम लोग प्रिवेंशन की बात करते हैं हुँ, कि भई डायबिटीज़ हो ही ना, हाँ, हमारे समाज में इतना डायबिटीज़ बढ़ रहा है, आज की तारीख में हम बोलते हैं 10.1 करोड़ डायबिटिक्स हैं हमारे देश में, और 10.1 सबसे करोड़। ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, हाँ, तो सबसे ज़्यादा सबसे डायबिटिक ज़्यादा अपने यहाँ। डायबिटीज़ है, और उसके अलावा 13.6 करोड़ प्री डायबिटीज़ है। ओहो हो! यानी जो बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन सब है। बॉर्डर लाइन भी बता दीजिए अब हाँ, लगे बॉर्डर हाथों। लाइन जो प्री डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ का डेफिनिशन बता दें कि यदि आपका खाली पेट का शुगर 126 के ऊपर है, हाँ, 75 ग्राम ग्लूकोज़ लेके 2 घंटे बाद का शुगर 200 के ऊपर है, या फिर आपका HbA1c 6.5 के ऊपर है, तो हम उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। सर HbA1c यानी क्या? HbA1c एक एवरेज शुगर होता है, जो पिछले 3 से 3 4 महीने का एवरेज शुगर दिखाता आपको है दिखाता आपको। है। इट जी। इज़ कॉल्ड एज़ ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन A1c। सो हुँ, इट्स ए ग्लाइकेटेड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। आपका खुद का जो हीमोग्लोबिन होता है, उसके ऊपर जो ग्लूकोज़ की परत जमती है, उसमें A1c नाम का ग्लूकोज़ को हम मेजर करते हैं, हाँ, जो आपका 6.5 से ऊपर रहा तो डायबिटीज़ है। हुँ, ये हो गया डायबिटीज़। जो नॉन डायबिटिक है, यदि आपका फास्टिंग शुगर 110 के अंदर है, हाँ, या आपका ग्लूकोज 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के बाद 2 घंटे बाद का शुगर यदि हुँ, हुँ, 140 के अंदर है, हाँ, या आपका HbA1c 5.7 से नीचे है, तो देन यू कॉल इट एज नॉन डायबिटिक। जी, बट जो 5.7 टू 6.4 HbA1c, 110 टू 126 फास्टिंग, और 141 से 199 जो
ग्लूकोज भी लेने के बाद वाला है, दे आर हाँ। कॉल्ड एज प्री डायबिटीज। तो प्री डायबिटीज हमारे देश में अबव 18 ईयर्स ऑफ एज 13.6 करोड़ से। जी, पर सर कई लोग तो आप कल्पना तो कीजिए हाँ। श्रद्धा जी, 13.6 आपके हो गए प्री डायबिटीज, हाँ। 10.1 हो गए डायबिटीज 18 साल के ऊपर के। हाँ। 13.6 प्लस हम्म, 10.1 हाँ। 23.7 करोड़, माय गॉड। ऑलमोस्ट 24 करोड़, जी। है ना। हाँ। और आपको मालूम है कि अपनी जो एडल्ट पॉपुलेशन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज कितनी है? 94 करोड़। हाँ। 94 करोड़ एडल्ट पॉपुलेशन है, उसमें हम्म, से 23.6 में 24 करोड़ आर डायबिटिक, दैट मींस एवरी फोर्थ पर्सन above 18 years of age, that means every fourth adult above 18 years of age। यदि हम लोग 4 लोग 5 लोग बैठे हैं हाँ। तो 5 में से 4 में से एक व्यक्ति को जी। कहीं ना किया तो कोई ना कोई प्रकार का डायबिटीज डायबिटीज है, होगा। तो ये आइदर प्री डायबिटीज और डायबिटीज। हाँ, तो ये सारी तो इसके लक्षणों की हम क्या मीमांसा करेंगे कि कैसे लक्षण है? मैडम 90% लोगों में टाइप 2 में तो कोई लक्षण रहते ही नहीं है। हाँ। सिर्फ उनको ना ही उनको कोई प्रकार के लक्षण नहीं रहेंगे, पर हम्म। जो टाइप 1 डायबिटीज है उसमें लक्षण आते हैं। हम्म। पॉलीयूरिया, उसको 3 पीस बोलते हैं। अच्छा। पॉलीयूरिया यानी बहुत ज्यादा पेशाब होना, हाँ। पॉलीडिप्सिया यानी बहुत ज्यादा प्यास लगना, हम्म। पॉलीफेजिया यानी बहुत ज्यादा भूख लगना। ये जी। 3 पीस उसके कार्डिनल फीचर्स बोलते हैं। ओके। परंतु ये फीचर्स टाइप 2 में नहीं मिलते, यूजुअली टाइप 1 में मिलते हैं, या जब शुगर बहुत ज्यादा बढ़ के मिलता है तब मिलते हैं। जी। उसी तरह थोड़े समय में वजन कम हो जाना, आंख का चश्मा का नंबर चेंज होना, हाँ। यंग एज में मोतियाबिंद हो जाना, हम्म। पैर में झुनझुनी होना, हाँ। घाव नहीं भरना, या फिर अपने पेशाब की जगह इन्फेक्शन होना, हाँ। लेडीज लोगों में वल्वोवेजाइटिस होना या वहां भी हाँ। इन्फेक्शन होना, इस तरह के खुजली होना, ये सभी चीजें सर ये बहुत कॉमन है। या है। थोड़े समय में बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब, पिछले 6 महीने में मेरा एकदम 6-7 किलो वजन कम हो गया, मैंने तो कोई एफर्ट्स नहीं लिया फिर भी, तो वो डायबिटीज में हो सकता है। सर इसके परिणाम क्या-क्या होते हैं यदि डायबिटीज बहुत बढ़ गया जी। या वो बराबर रेगुलर नहीं रहा, इर्रेगुलरिटी उसमें रही कि लोग बोलते हैं फ्लक्चुएट होता है, शुगर फ्लक्चुएट होती है, 2 तो चीजें उसके हैं मैडम परिणाम क्या उसमें, है होते ना? हैं? हाँ। एक हाई शुगर रहना और एक फ्लक्चुएशन होना, हाँ। है ना? यदि आपको मैं हमेशा एक 2 पाइप का एग्जांपल देता हूँ। एक पाइप है जिसमें से सादा पानी जा रहा है और एक पाइप है जिसमें से चाशनी जा रही है। ओके। अब आप मुझे बताएं कि कौन सा पाइप जल्दी खराब होगा? चाशनी वाला। चाशनी वाला। अब एक व्यक्ति है जिसकी शुगर हमेशा 90, 110, 120 रहती है और एक व्यक्ति है जिसकी हमेशा शुगर 300, 400, 500 ऐसी रहती है। कौन से व्यक्ति के पाइपलाइन में से चाशनी जैसा बह रहा है शुगर? जिनकी शुगर ज्यादा है। आपका मालूम है आपका जो पूरा शरीर है वो पाइपलाइन से बिछा हुआ है अंदर। योर ब्लड वेसल्स आर योर पाइपलाइंस, और ये यहाँ से लेकर तो आप अंगूठे के टिप तक, हाँ। कुछ वेसल्स दिखती हैं, कुछ नहीं दिखते। कुछ नहीं दिखती हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से दिखती हैं। परंतु आपके अंगूठे के टिप तक और आपके स्काल्प के हर कोने तक ब्लड सप्लाई पहुंच रहा है, इसीलिए आपका शरीर जीवित है। जी। अब इन पाइपलाइन में से जब चाशनी जैसा ब्लड एक दिन, एक महीना, एक साल, सालों साल जब बहेगा तो आपको लगता नहीं कि अंदर की खून की नली खराब होगी? और उसके साथ साथ फिर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, वो उसको और खराब करेगा, दुबले पे 2 असाड़। और फिर उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर से हमारी, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर इज हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल। हाँ। आपका जब आज आपने एकदम से जोर से छलांग लगाई तो आपका ब्लड प्रेशर ऐसा बढ़ा, और वह जो ऐसा बढ़ा वाला ब्लड प्रेशर, ये आपके घर में बहुत जोर से कोई बड़ा स्ट्रेस आ गया, एकदम से कुछ बाग गिर गया और आप एकदम स्ट्रेस आया, या किसी की डेथ हो गई, या किसी को एकदम इंजरी हो गई, आपका एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो आपकी जो ब्लड वेसल है वो उसमें इलास्टिसिटी इतनी होनी चाहिए कि जो बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर को वो सस्टेन कर सके। आर यू गेटिंग दिस? नाउ यदि वो हार्ड हो गई ब्लड वेसल तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। ब्लड प्रेशर में वही होता है, आपकी ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाती हैं। तो ब्लड प्रेशर से हार्ड वेसल्स, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड शुगर, ये तीनों मिलकर हमारे
रक्त वाहिनियों को अंदर से ब्लॉक कर देती है। खराब करती हैं, हाँ। जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीलियल डिस्फंक्शन। ओके। हम जो सबसे अंदर की लेयर रहती है, खून की लेयर, उसका नाम होता है एंडोथीलियम। और यह जो एंडोथीलियम है, एक बार वहां छोटा सा ब्रेकेज आया, छोटा सा भी ब्रेकेज आया कि फिर वहां कचरा जमा होना। आपके यहाँ की लाइट, आपके घर के बाहर नाली है और नाली में आपका एकदम स्मूथ बढ़िया सब कुछ चल रहा है, एक छोटा सा वहां गड्ढा आ जाने दो या छोटा सा पत्थर लीक हो जाने दो, वहां पर कचरा जमा होना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम फिनोमेना ऑकर्स इन द ब्लड वेसल्स। तो उसके कारण ये सारी चीजें तो होती हाँ, हैं। तो ये आपके अंदर की वेसल, अब यही वेसल्स ब्रेन की वेसल ब्लॉक होगी तो आपको ब्रेन अटैक आएगा। जहां जहां की वेसल ब्लॉक होगी वहां पर, जहां आपने वेसल यहाँ की ब्लॉक कर दी थी, ये पोर्शन गैंग्रीनस हो जाएगा। जहां भी ब्लड सप्लाई बंद होगा, तो ब्रेन की में यदि वेसल ब्लॉक हुई तो ब्रेन अटैक होगा, स्ट्रोक होगा। आंख में हुई तो आंख का रेटिनोपैथी होगा। हार्ट में ब्लॉक हुई तो हार्ट अटैक आएगा। किडनी में ब्लॉक हुई तो किडनी फेलियर होगा। पैर के खून की नलियां ब्लॉक हुई तो पैरों में गैंग्रीन होगा। और उसी तरह पैरों की नसों के ऊपर असर हुआ तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होगा। तो ये सब डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं डायबिटीज के, ये दो प्रकार के होते हैं। हाँ। एक होता है बिग वेसल डिसीज और एक होता है स्मॉल वेसल डिसीज। हाँ। बिग वेसल डिसीज में आते हैं हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक और पैर का अटैक, यानी पैरों में गैंग्रीन आना जी। और जो स्मॉल वेसल डिसीज है उसमें होता है रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी यानी किडनी, न्यूरोपैथी है नर्व्स एंड आंख यानी रेटिनोपैथी। तो ये बिग वेसल और स्मॉल वेसल डिसीज दोनों भी होती है। इसके साथ साथ एक होता है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। आपको अंदाज भी नहीं है कि आपकी अतड़ियां मूव हो रही है अंदर, पेट के अंदर। आपने कभी कल्पना की है? आपके पेट में अतड़ियां हैं, हाँ। इतनी लंबी अतड़ियां हैं, 34 फीट जो भी हैं, वहां वो मुंह हो के आपके मल को बाहर निकालती हैं। हाँ। हमको अंदाजा ही नहीं है। हाँ। तो ये जो अतड़ियों की मूवमेंट्स होती हैं, यह हमारे एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। ओके। और यदि वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फेल हो गया तो अतड़ियों की मूवमेंट भी कम हो जाती है। फिर मधुमेही बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे को कभी भी पतले दस्त हो जाते हैं, कभी भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। उसी तरह आपने नपुंसकता सुना होगा कि डायबिटीज में नपुंसकता भी बहुत कॉमन है जी। और यह नपुंसकता दो कारणों से होती है। एक तो आपको यह भी मालूम हो कि जो सेक्स जो होता है या जो इरेक्शन होता है पेनिस का, वह सेंट्रली ड्रिवन होता है। जी। यानी आपका ब्रेन को मैसेज जाएगा कि अभी आप सेक्स के लिए तैयार हो जाइए, तब आप हो पाएंगे। यदि गलती से वो काम नहीं हो पाया तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जी। तो यह जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसकी न्यूरोपैथी के कारण आपका इरेक्शन का प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ। दूसरा, पेनिस में वेस्कुलोपैथी भी हो सकता है। जैसे मैंने वेसल ब्लॉकेज की बात करी, जी। कचरा जमा होने की, तो जिस तरह से पेनिस में वेसल्स होती हैं, यदि वो वेसल ब्लॉक हो गई तो इसीलिए ये भी एक कहा जाता है, मैं एक नई चीज बता रहा हूँ, मैं शायद श्रोताओं को भी शायद मालूम ना हो, कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज द अर्लीस्ट मार्कर ऑफ डायबिटीज। नो अर्लीस्ट मार्कर ऑफ हार्ट अटैक। ओह माय गॉड। हाँ। इफ यू आर डेवलपिंग, इफ यू हैव इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, आपके पास जब भी बात करते हैं तो कुछ तो भी नया मिल जाता है एकदम। तो बिकॉज द वेसल्स जो है ना, इसकी जो वेसल्स है, दे आर द स्मॉलेस्ट वेसल्स। जी। यदि वो पहले वो ब्लॉक हुई तो इसका मतलब बाकी भी ब्लॉक, सबसे पहले वो होगा, उसके बाद बाकी की हो जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो सर इसमें यानी ये सारी तो चीजें हैं और उसमें दवाइयां भी आप शुरू करते हैं, और इंसुलिन कब शुरू किया जाता है? मैडम ऐसा है कि ऑन एन एवरेज टाइप 1 डायबिटीज में तो पहले दिन से लेना है। हाँ। प्रेगनेंसी डायबिटीज में हम लोग बोलते हैं कि भाई 10 में से 7 जो जेस्टेशनल डायबिटीज है, 10 में से 7 लेडीज जो हैं उनको तो डाइट कंट्रोल पर काम हो जाएगा, बाकी लोगों को हम इंसुलिन या मेटफॉर्मिन देते हैं। बाकी वो टाइप 2 डायबिटीज में 12 से 14 वर्ष के डायबिटीज के बाद ऑन एन एवरेज, कुछ लोगों को 12 साल, कुछ लोगों को 8 साल, कुछ लोगों को 5 साल, कुछ लोगों को 3 साल, कुछ लोगों को 15 साल, कुछ लोगों को 20 साल होते रहेगा। पर एवरेज में 14 साल के बाद 90% टाइप 2 डायबिटीज को गोलियां काम करना बंद कर देती हैं और उनको इंसुलिन लेना पड़ता है। मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ श्रद्धा जी, कि जब एक बार आपको मधुमेह का ठप्पा लग गया, तो आपने मानसिक तैयारी करनी है कि आज नहीं तो कल इंसुलिन तो लगेगा ही। जितने दिन तक आप स्वस्थ रहेंगे, जीवित रहेंगे, आगे चल के कहें किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, तो जब कोई भी मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब इंसुलिन मैं नहीं लगाऊंगा,
तो मैं सबको ये बोलता हूँ, बेटा पहले दिन से ही समझ ले कि इंसुलिन तो कभी ना कभी लगाना है, अच्छा। क्योंकि एक दिन गोलियां काम करना बंद करेगी ही। हाँ, वो सही 30 बात है। कुछ लोगों को हम देते हैं ना 25-25 साल 30 साल बाद भी इंसुलिन देते हैं। आज मेरे पास एक मधुमेह आए थे, उन 22 साल से 24 साल से डायबिटीज है। गोलियां आप काम नहीं कर रही, तो मैं इंसुलिन लो, सो हैप्पी। मुझे बोला था, बोले 10 साल पहले आपने एक बार हाँ, कि इनको अभी ना प्रिपेयर्ड कभी हो इंसुलिन जाते हैं लग गया, वो। तो ही वाज हाँ, हाँ। प्रिपेयर्ड 10 इयर्स बैक। 10 साल से मैं गोली खा रहा हूँ, बोला आपने पहले ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है। सो लाइक दिस इट तो सर ये हैपेंस। अपनी ज़िंदगी भरपूर जीते हैं यदि बाकायदा अपनी लाइफ़स्टाइल बराबर यस रखें, मैडम, खाना-पीना बराबर यस, रखें। उसके लिए जी, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है मैडम, हाँ। ABCDEFG। हाँ, वही मैं जब आप, आपसे जानना हाँ चाह रही थी। बिल्कुल, कि यदि आपने अपने आप को डायबिटीज कंट्रोल करके कॉम्प्लिकेशन से दूर रहना सबसे बड़ी चीज है। हुँ, पहली चीज तो आपको डायबिटीज होना ही नहीं चाहिए। हुँ, यदि हो गया तो उससे कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। यदि हुँ, कॉम्प्लिकेशन हो तो पहला हम बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकंड बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन नहीं हो तो हुँ, सेकेंडरी प्रिवेंशन, तीसरा होता है टर्शरी प्रिवेंशन, कि अब एक बार हार्ट अटैक आए तो दूसरी बार अटैक ना ना आए। आए। दैट्स कॉल्ड ए टर्शरी प्रिवेंशन। जी, तो इन सब चीजों से बचने के लिए बड़ा अच्छा एक ABCDEFGH एच, हमने फॉर्मूला बनाया है। हाँ। यदि आपकी परमिशन बिल्कुल होगी तो हम श्रोताओं को वो बताएं। सुनेंगे हम। और उसके बाद में सर यानी ये तो इतना कम समय है, उसके बाद में फिर इसमें क्या-क्या नई-नई इजादें हुई हैं। अब टेक्नोलॉजी पे स्वादुपिंड बात आपने करेंगे। कहा, हाँ, जी जी। स्वादुपिंड आपने कहा तो मेरे दिमाग में ये आया कि ब्रेन-डेड व्यक्ति का तो स्वादुपिंड हम दूसरे को लगा सकते हैं। तो क्या स्वादुपिंड लगा कर हम कम कर सकते हैं क्या बिल्कुल, शुगर? हम उस बारे में इस भी पर बात हम करें। बहुत सारी बातें करेंगे, जी, पर आप जो ए से एच तक वाली जो जी। हमारी ये है, तो हर वो बहुत सुन मधुमेही लेते हैं। को, यदि आपने इतने बड़े पॉडकास्ट में आपने शो कभी पूरा सुनेंगे, कभी इतना सा सुनेंगे, परंतु यदि आपने ABCDEFGH का फॉर्मूला यदि आपने जीवन भर याद रखा हुँ, और इस पर पूरी ईमानदारी से काम किया, तो मुझे लगता नहीं फिर नेचुरल कोर्स में बाल सफेद होना है वो होंगे, नेचुरल कोर्स में चश्मा लगना है वो लगेगा, परंतु आ बैल मुझे मार करके मैं अपने हाथ से अपनी किडनी और हार्ट को बचा नहीं पाया, ऐसा गिल्ट आपको जीवन भर नहीं रहेगा, नहीं ये मैं रहेगा। गारंटी से बोल सकता हूँ। जी, ऑलमोस्ट बिल्कुल। 70 to 75% हाँ, चांसेस। तो ए ए इज फॉर A1C, हुँ, जो आपको 7 के अंदर रखना है आइडियली। HbA1c, हाँ, हाँ, HbA1C, हाँ, हीमोग्लोबिन A1C। बी इज फॉर ब्लड प्रेशर, हुँ, जो आपको 130-80 के अंदर रखना है, हुँ, बगैर दवाई के, एक दवाई से 4 दवाई जैसा भी हो। हुँ, ए इज फॉर A1C, बी इज फॉर ब्लड प्रेशर, सी इज फॉर LDL कोलेस्ट्रॉल। हुँ, कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बट उसमें LDL कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी वाला, ना, लो हाँ, डेंसिटी है, लो लो डेंस डेंसिटी LDL, एलडीएल के लिए, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। और ये LDL कोलेस्ट्रॉल आपको आइडियली 100 के अंदर, लेस देन 70 रहेगा तो बेस्ट है, लेस देन 50 रहेगा तो एक्सीलेंट है। क्या बात है! ये नई चीज फिर से, लेस देन 50 वाली है ना। हाँ, तो आपको ABC हो गया। हाँ, डी इज डाइट कंट्रोल। हुँ, एक आध बार आप कविता जी को बुला लीजिएगा तो डाइट नहीं उनको कंट्रोल हो बुलाएँगे जाएगा। ही हम ताकि लोगों को डाइट हाँ के बारे में जी, पता चले। ABCD। हुँ, E इज फॉर एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज, 150 मिनट्स पर वीक मिनिमम, 250 मिनट्स पर वीक वॉक होनी मैक्सिमम। चाहिए। हुँ, पर यदि आपने 200 के आसपास मिनट पर वीक किया हाँ, और 2 स्पेल के बीच 48 आवर्स से ऊपर का गैप नहीं दिया, तो उसका बेनिफिट नहीं होता है, मेंटेन रहता है। पर रहता है। यदि आपने दो दो 48 आवर्स से ऊपर का गैप दे दिया, हाँ, तो उसका बेनिफिट जो है ना, इंसुलिन हुँ, सेंसिटाइजिंग बेनिफिट जी, गोज अवे। हाँ, सो A for A1C, B for blood pressure, C for LDL cholesterol, D for diet control, E हुँ, for exercise, हुँ, G for a good quality education program, जो आज हम बोलो तो सब सुनेंगे, क्या है हाँ, यही है ना, बोलो तो सब बोलो सुनेंगे। तो सब सुनेंगे। हाँ, सो यह इसमें आप जो हम एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हाँ, हैं, तो गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम। एंड H मैडम आज ही मैंने ऐड किया है, हाँ, इज फॉर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। So if you keep yourself happy, हुँ, you can certainly, stress is a big thing. So if हाँ, you keep yourself stress free, हाँ। that will also help you. सर आई भी जोड़ लीजिए कि मैं हूँ और मुझे अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखना है। हाँ, तो हाँ, आई एम ए डायबिटिक, तो एक हाँ। आई एम ए डायबिटिक आप बोल दिए तो जी, ABCDEFGH आए आए हाँ, आज जुड़ जाएगा वो। हाँ, तो ये हमें, यदि हमने यह गर्व से कहें कि मैं मधुमेही हूँ, हुँ, यदि हमने ऐसा कहा, तो शायद आप अपने आप को बहुत बचा हद तक आगे जीवन में स्वस्थ रख पाएंगे। हाँ, और यदि आप अपने स्वस्थ रख पाए, यही आज अ, बोलो तो हाँ, समझ से सब सुन सुनेंगे, हाँ, इस कार्यक्रम का मेन जो उद्देश्य है शायद यही है। जी, सफल और इसी होगा। उद्देश्य के साथ, इसी एम के साथ
और इसी प्रेरणा के साथ मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम को अच्छे से सुनें, ध्यान से सुनें। आपके कुछ प्रश्न हैं, आप मैडम को पूछ सकते हैं, मेरे पास प्रश्न आ जाएँगे, मैं उसका उत्तर देने के लिए नहीं, कभी यहाँ भी पर तैयार सर रहूँगा। अभी हमारी बहुत सारी बातें हैं कि इसमें नई-नई इजादें और बहुत सारे तरीके और डायबिटीज़ हम के बारे में हाँ। बात करना, जी, फिर जी। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करना, फिर और क्या-क्या हो सकता है भविष्य में, इसके बारे में हम बात अगले पॉडकास्ट में करेंगे जी, सर। जी, जी, तो बिल्कुल। आज यहीं पर हम विराम देते हैं। आपका आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी, नमस्कार। नमस्कार। बोलो तो सब सुनेंगे इस कार्यक्रम में बातें सेहत की। इसके अंतर्गत आज डॉक्टर सुनील गुप्ता से हम मुखातिब थे और बहुत ही सुंदर मधुमेह की व्याख्या सहित जो सभी को अच्छी तरह समझ जाए कि मधुमेह कौन सी अवस्था है, ये सर ने बहुत अच्छी तरह समझा के बताया। अगले कार्यक्रम में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर हमारा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि जब भी हमारा नया एपिसोड रिलीज हो तो आपको तुरंत खबर मिले।